हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम है सचिन कुमार द्विवेदी और आज हम देखने वाले हैं भाई साहब हमारा CO2 लेजर क्या होता है। ठीक है, अभी तक हमने HENE लेजर के बारे में बात कर ली है, हीलियम नियॉन लेजर के बारे में बात कर ली है। आज से हम चालू करने वाले हैं अपना CO2 लेजर। ठीक है, सबसे पहले CO2 लेजर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन सी चीजें उसमें यूज होती हैं, क्या उसका डायग्राम होता है, वो सारी चीजें अपन देख लेते हैं। उसके बाद उसकी वर्किंग पे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स में क्या क्या मेन चीज है भैया, सबसे पहले तो ऑप्टिकल रेजोनेटर हर लेजर में होता है, एक्टिव मीडियम हर लेजर में होता है, ब्रेस्टर विंडोज हर लेजर में होता है। फिर ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वेरी कर सकता है कि कौन सा पंपिंग सोर्स हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, ऑप्टिकल पंपिंग भी यूज हो सकती है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखें रिफ्लेक्टिव मिरर्स होते हैं। इस केस में जो रिफ्लेक्टिव मिरर्स होते हैं वो कौन से होते हैं भैया, कॉनकेव मिरर्स होते हैं। कौन से? कॉनकेव मिरर्स होते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टिव कॉनकेव मिरर्स होते हैं। और छठा जो एक और चीज ऐड हो गया वो हो गया हमारा वैक्यूम पंप। क्योंकि हम गैसियस लेजर में डील कर रहे हैं तो हमें वैक्यूम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले वैक्यूम क्रिएट करेंगे, उसके बाद सारी गैसेस इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ पे एक वैक्यूम पंप भी लगाया जाता है। अब इसमें हम डायग्राम के माध्यम से देख लें, डायग्राम में क्या क्या चीजें भैया। सबसे पहली और सबसे बेसिक चीज, कोई भी लेजर बनाओगे तो उसका क्या बनाओगे भैया, एक्टिव मीडियम बनाएंगे। एक्टिव मीडियम क्या होता है, जहां पे वो सारे पदार्थ रखे हों जो कि लेजर की प्रक्रिया को अंजाम देने वाले हैं, उसे हम कहते हैं भैया एक्टिव मीडियम। क्या कहते हैं भैया, एक्टिव मीडियम। ये हो गया हमारा एक्टिव मीडियम। ये लगे हुए हैं हमारे ब्रेस्टर विंडोज। क्या लगे हुए भैया, ये लगे हुए हैं हमारे ब्रेस्टर विंडोज, जो कि यहां पर NaCl के बने हुए हैं। किसके बने हुए भैया, NaCl के बने हुए हैं। ब्रेस्टर विंडोज का क्या काम होता है हमें पता है क्या? हाँ जी भैया पता है, लेकिन एक बार और बता दो। देखो क्या होता है, जब हम यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे CO2 की अगर मैं बात करूं, मेन यहाँ पे जो लेजर एक्शन परफॉर्म करने वाला है वो CO2 ही परफॉर्म करने वाला है। CO2 के अंदर बहुत सारे लेवल्स होते हैं, तो क्या होता है, हर लेवल से जब दूसरे लेवल में ट्रांजिशन हो रहा है तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ, या फिर मैं कहूं मल्टीपल वेवलेंथ की जो अपन को लेजर लाइट्स वो मिल रही है। सपोज इसमें अगर मैं बात करूं तो एक मिलती है 10.6 की और दूसरी मिलती है 9.2 समथिंग की। ठीक है, 9.2 समथिंग की मिलती है, ये दो वेवलेंथ की मिलती है। अब लेजर लाइट हमें सिर्फ और सिर्फ इस वेवलेंथ की चाहिए, तो ये जो हमारा पोलराइजर है, या मैं कहूं ब्रेस्टर विंडो है, ये एज अ पोलराइजर एक्ट करता है और क्या करता है, इस वाली लाइट को यहीं पर रोक देता है। क्या करता है भैया, इस वाली लाइट को रोक देता है और इसको पास होने देता है। क्या हमें इसका फंक्शन पता चल चुका है कि हाँ भैया ब्रेस्टर विंडोज क्यों लगाई है? जी भैया समझ में आ चुका है। अब देखते हैं, अब क्या देखेंगे, अब देखते हैं कि भाई साहब उसके बाद हमें इतना समझ में आ गया एक्टिव मीडियम क्या है, हमें समझ में आ गया ब्रेस्टर विंडोज क्या है। अब हमें देखना है कि भाई साहब ये क्या लगे हुए हैं। दोनों साइड में हमारे कॉनकेव रिफ्लेक्टिव मिरर्स लगे होंगे। ठीक है, जो कि एक तरफ परफेक्ट रिफ्लेक्टर होगा, 100% अपनी लाइट को, यहां से जो भी लाइट्स आ रही होंगी सबको रिफ्लेक्ट कर देगा। लेकिन जो दूसरी साइड लगा होगा वो 90% लाइट्स को रिफ्लेक्ट करेगा, यहां से जो भी लाइट्स आ रही होंगी उनको 90% को रिफ्लेक्ट करेगा और 10% लाइट्स को जाने देगा, और जो 10% लाइट होगी वही होगी हमारी भैया लेजर बीम। क्या इतनी चीजें समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आई। अब इसमें एक और कंपोनेंट लगता है भैया पावर सप्लाई। पावर सप्लाई क्यों दिया जाता है, ये जो पंपिंग स्कीम हम लगाते हैं, पंपिंग क्या होती है पिछली वीडियोस में हमने देखा है। अगर एक और चीज मैं बता रहा हूं, ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूं ये मैं एक सीरीज के हिसाब से बना रहा हूं। ठीक है, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जो इंडिविजुअल टॉपिक्स को कवर कर रही है, भले वो CO2 लेजर्स हो, रूबी लेजर्स हो, लेकिन मैं एक सीरीज बनाना चाहता हूं ऑफ इंजीनियरिंग फिजिक्स, जिसमें बच्चे आए, ठीक है, और पूरे सेमेस्टर में उनको एक ऐसा मीडियम मिल जाए जिससे वो पूरी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सके, ना कि उनको भटकना पड़े कि यार यूट्यूब पे ये वाला टॉपिक सर्च करके पढ़ लो, ये वाला टॉपिक सर्च करके पढ़ लो। तो उनको मैं एक प्लेलिस्ट दे दूंगा, वो प्लेलिस्ट शुरू से अंत तक पढ़ना, एक एक चीज क्लियर होगी। अब देखो पॉसिबिलिटी ऐसे कि मैं चाहूं तो हाँ मैं बता सकता हूं कि ये कॉनकेव रिफ्लेक्टिव मिरर्स क्यों यूज हुए, जो कि मैं अभी भी थोड़ा बहुत बता ही रहा हूं, लेकिन अगर मैं पूरी उसकी डेप्थ में जाऊंगा तो वीडियो कितनी ज्यादा लंबी हो जाएगी, ये चीज तो आपको पता ही है। इसीलिए मैं ये प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहा हूं कि ऐसे बच्चे जो पढ़ाई को लेकर थोड़ी सी सीरियस है, शुरू से लेकर एंड तक इस प्लेलिस्ट को सेमेस्टर के स्टार्ट से ही देखना शुरू कर देना। अगर लास्ट में भी देख रहे हो तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पढ़ के अच्छे से चले जाना, लेकिन मेरा कहना यह है कि थोड़ी जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसको शुरू से पढ़ना, ना कि किसी एक पर्टिकुलर वीडियो पे आकर अटक जाना, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स मैं यूज कर रहा हूं। अब मैंने यूज किया भैया पंपिंग, अब किसी बंदे को पता ही नहीं पंपिंग क्या होता है, कैसे पढ़ेगा वो, है ना। लेकिन मैं भी यहाँ पे बार बार उस चीज को रिपीट नहीं कर सकता हूँ, एक बार रिपीट कर सकता हूँ, दो बार रिपीट कर सकता हूँ, बार बार उस चीज को समझाना पॉसिबल नहीं। ठीक है, अब ये चीज आपके ऐप पे कोर्स के उधर से नहीं है, लेकिन यही सेम कोर्स हम यूट्यूब पे आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपकी लर्निंग बेटर हो सके। तो इस चीज में थोड़ा सा सपोर्ट मैं आपका भी मांगूंगा, है ना,
थोड़ा सा सपोर्ट मैं आपका भी मांगूंगा कि आप भी थोड़ी सी सपोर्ट करो और चीज़ों को शुरुआत से लेके चलो, ना कि बर्डन डाल देना, मतलब या फिर एक्सपेक्ट करना कि हम एक ही वीडियो में, जैसे CO2 की वीडियो आपने सर्च करी, आपको ये वाली वीडियो मिल गई, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इसी में हमको सब बता दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ CO2 की फंक्शनिंग बताई जाएगी, किस तरीके से क्या कैसा यूज हो रहा है। हालांकि ये वीडियो भी देख के चले जाओगे, इसकी चीजें भी नोट करके चले जाओ, एग्जाम में 7 नंबर मिलेंगे। लेकिन यार हम यहाँ इंजीनियरिंग करना है तो हमारे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए, है ना। अगर हमसे कोई पूछ रहा है लेजर्स क्या होते हैं तो उसमें पंपिंग स्कीम क्या होती है, क्या सारी चीजें होती है, एटलीस्ट हमें थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब चलो वापस टॉपिक पर वापस आते हैं। ये जो डीसी सप्लाई वाला मीडियम है पावर सप्लाई का, ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हमें देता है, जो कि यहां पे रखे हुए N2 से जाके कोलाइड करता है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में क्या मिलता है भैया, हमें इलेक्ट्रॉन मिलता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है N2 से जाके कोलाइड करेगा और इसकी वजह से N2 का जो ग्राउंड लेवल वाला, जो ग्राउंड स्टेट वाला इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, जिसको हम कहेंगे कि भैया हमारा N2 है वो एक्साइटेड स्टेट में जा चुका है। फिर उसके बाद CO2 से कोलाइड होता है। हालांकि वर्किंग की बात अपन थोड़ी सी बाद में करेंगे, अभी मैं बस बता रहा हूं कि इसका काम क्या होता है। ये एक पंपिंग सोर्स की तरह एक्ट करता है, जो कि डीसी पावर सप्लाई होती है। इतना हमें समझ में आ गया। अब भैया ये 3 डब्बे क्यों लगे हुए हैं, ये है हमारा CO2 लेजर, लेकिन जो यहाँ कंपोनेंट्स होते हैं, वो CO2, N2 और He, 3 गैसेस का मिक्सचर होता है, जिसमें जो लेजर एक्शन परफॉर्म करता है वो CO2 करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पंपिंग की वजह से एक्साइटेशन N2 का होता है और He का क्या काम होता है ये मैं थोड़ा सा भी बाद में बताता हूं, ठीक है। तो ये दोनों का हमें समझ में आ गया कि भाई साहब सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन है वो N2 से टकराएगा, N2 जाके CO2 से टकराएगा और CO2 के अंदर लेजर एक्शन होने वाला है। क्या इतनी चीजें समझ में आई? हाँ जी, ये समझ में आई। और इन्हीं तीनों गैसेस को इंसर्ट करने के लिए हमें ये पाइपलाइंस लगाई हुई हैं। उसके पहले हम यहाँ वैक्यूम क्रिएट करेंगे ताकि अंदर कोई भी गैस प्रेजेंट ना हो, और हम क्या करेंगे, इसको सीधा सीधा यहाँ से इंसर्ट करा देंगे। क्या इतनी चीजें समझ में आई? हाँ जी, ये समझ में आ गई। अब इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब इस डायग्राम को बना लो, इन सारी चीजों को नोट कर लो, उसके बाद बढ़ते हैं अगली वाली चीज में। चलो अब आगे इसकी वर्किंग पे बढ़ते हैं। अच्छा, वर्किंग से बढ़ने से पहले क्या अपन इसकी डेफिनेशन थोड़ा नोट कर लेते हैं, क्या क्या चीजें वहां पे यूज होने वाली। सबसे पहले हमारा ऑप्टिकल रेजोनेटर यूज होता है, जिसके अंदर हमारे दो पैरेलल वो लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं भैया? हमारे रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं, जिनके अंदर जो हमारी लाइट है वह बाउंस बैक करती है, ठीक है। और हमारे जो हमारा लेजर ट्यूब के अंदर जो हमारी लाइट है वो बाउंस बैक करती है, जिसकी वजह से उसकी जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा बढ़ जाती है, मेकिंग इट स्ट्रॉन्गर एंड मोर फोकस्ड टू क्रिएट द लेजर बीम, ठीक है। मतलब समझो कि जब बार बार हम बैक एंड फोर्थ रिफ्लेक्ट करवाते हैं लाइट को, तो जो उसकी इंटेंसिटी है वो ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। और वो ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बीम ऑफ लाइट निकल के आती है, जो कि यहाँ पे लेजर होती है। डेफिनेशन नोट कर लेना। उसके बाद जो हमारा एक्टिव मीडियम होता है वो CO2, He और N2 से मिलके बनता है। किससे भैया? एक गैस मिक्सचर होता है जो एक्टिव मीडियम के अंदर एक्ट करता है, जो कि CO2, He और N2 से मिलके बनता है। तो CO2 लेजर में सिर्फ और सिर्फ CO2 नहीं होता है, हमारा हीलियम और नाइट्रोजन भी होता है। क्या इतनी चीजें समझ में आई? हाँ जी, भैया समझ में आई। व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, जब हम इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं डीसी पावर सप्लाई के थ्रू, जो कि पंपिंग में इस्तेमाल आता है, तो द इलेक्ट्रॉन्स इन गैस गेट्स एक्साइटेड एंड वी गेट स्टिमुलेटेड एमिशन। क्या इतनी चीज समझ में आई? हाँ जी, ये समझ में आई। लास्ट में हमारा ब्रेस्टर विंडोज, इसको भी नोट कर लेना। मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि ब्रेस्टर विंडोज क्या होता है। एक पर्टिकुलर एंगल में ये रखे होते हैं ताकि हम जो हमें नीडेड नहीं है, ठीक है, वो वाली पोलराइजेशन की लाइट को ब्लॉक कर सकें, ठीक है। क्या इतनी चीजें समझ में आई? हाँ जी, भैया समझ में आई। वो वाली पोलराइजेशन कौन सी होती है भैया? पी पोलराइज लाइट्स होती हैं, उनको ये ब्लॉक कर देता है। चलिए अब इसके बाद इसको नोट करो, उसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद आगे कुछ ये वाली डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की, जो कि पंपिंग की तरह एक्ट करता है, ठीक है। एक्ट्स एज अ पंपिंग सोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है? क्या हमें ये चीज पता है कि भैया जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मच ग्रेटर हो जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्साइटेड स्टेट, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट, अगर ये वाली वैल्यू इससे बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए, इस कंडीशन को हम पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। क्या इतनी चीज समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आई। चलिए रिफ्लेक्टिव मिरर्स यहाँ पे क्या होंगे भैया? ये वही है कि बाउंस बैक कराते हैं लाइट को, ठीक है, इनसाइड द ट्यूब, और इससे क्या होता है कि जो हमारी लाइट है वो एम्पलीफाई होती है और ज्यादा स्ट्रेंथन होती है। वन मिरर रिफ्लेक्ट्स लाइट कंप्लीटली
while the other lets a small portion out as the laser beam। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी ये समझ में आई कि जो हमारा एक तरफ का रिफ्लेक्टर रहता है वो 100% रिफ्लेक्टिव रहता है, जो दूसरी तरफ का रिफ्लेक्टर रहता है वो पार्शियली लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, मतलब कुछ पार्ट ऑफ लेजर बीम को वो निकलने देता है। अब अगर हम आगे देखें, आगे क्या है भैया? आगे है हमारे मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। चलिए अब ये जो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है ये समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो जब हम CO2 के एनर्जी लेवल डायग्राम में एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन हम देखते हैं तो ये जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है अलग अलग एनर्जी लेवल्स में, ये जो एनर्जी लेवल्स हैं इन एनर्जी लेवल्स में CO2 की स्पेसिफिक मोड ऑफ वाइब्रेशन रहती है। अगर सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल में है तो कुछ अदर मोड ऑफ वाइब्रेशन होगी। मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या भैया? सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है, ठीक है, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है और बेंडिंग मोड। 3 मोड्स होते हैं और 3 लेवल्स में ये अलग अलग CO2 इन मोड्स से स्ट्रेच करता है, या मैं कहूं कि अपने मोड्स ऑफ वाइब्रेशन कुछ इन तरीके से 3 तरीके से रखता है। अब वो 3 तरीके क्या होते हैं इनको मैं थोड़ा समझा देता हूं। सबसे पहला होता है भैया सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, ठीक है। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग क्या होता है कि जो हमारा कार्बन है, आप देखो CO2 में 3 हमारे एटम्स होते हैं, क्यों मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 होते हैं हमारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 2 होते हैं हमारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स और 1 होता है हमारा कार्बन मॉलिक्यूल। कौन सा भैया? 2 होते हैं हमारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 1 होता है हमारा कार्बन मॉलिक्यूल। जब अगर मैं बात करूं सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की तो हमारा जो कार्बन मॉलिक्यूल रहता है वो तो सेम पोजीशन पे ही रहेगा, वो तो सेम पोजीशन पे ही रहेगा, लेकिन जो हमारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम टाइम में या तो स्क्वीज करेंगे या फिर दूर जाएंगे। क्या करेंगे? सपोज ये हमारा कार्बन है, यहां पे स्टेबल है, ये हमारे ऑक्सीजन है, सेम टाइम में ये क्या करेंगे? पास आएंगे, ठीक है। इमेजिन करो, इमेजिन करना है भैया, ये 2 मॉलिक्यूल्स हमारे ऑक्सीजन के, सेम टाइम में ये पास आएंगे, सेम टाइम में ये दूर जाएंगे, सेम टाइम में ये पास आएंगे, सेम टाइम में ये दूर जाएंगे, सेम टाइम में फिर से पास आएंगे, सेम टाइम में फिर से दूर जाएंगे। क्या इतनी चीजें समझ में आई? हाँ जी ये समझ में आई। सपोज अगर मैं कार्बन हूं तो ये हमारे दोनों ऑक्सीजन है, सेम टाइम में ये मेरे पास आएंगे, सेम टाइम में ये मुझसे दूर जाएंगे, सेम टाइम में मेरे पास आएंगे, सेम टाइम में मुझसे दूर जाएंगे, लेकिन मैं कहीं मूव कर रहा हूं क्या? नहीं कर रहा हूं, ठीक है। यही सेम इसी स्ट्रेचिंग टेक्निक को कहते हैं भैया सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? इन दिस मोड द कार्बन एटम विल नॉट मूव, द ऑक्सीजन एटम्स स्ट्रेच अलोंग द एक्सिस। ये जो एक्सिस है इस एक्सिस के अलोंग जो ऑक्सीजन एटम्स है वो स्ट्रेच करते हैं। बोथ द एटम्स विल स्ट्रेच आउटवर्ड्स एंड इनवर्ड्स साइमल्टेनियसली। मतलब कि जो हमारे ऑक्सीजन एटम्स है वो या तो आउटवर्ड्स या फिर इनवर्ड्स साइमल्टेनियसली एक ही साथ में स्ट्रेच करेंगे। क्या इतनी चीजें समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है। चलिए अब अगला मोड ऑफ स्ट्रेचिंग देख लेते हैं भैया। अगला मोड ऑफ स्ट्रेचिंग क्या है? एक सेकंड उसको आप नोट कर लो, इसको पॉज करके नोट जरूर कर लेना। चलो अगला देखते हैं भैया, अगला हमारा क्या है? अगला है हमारा एसिमेट्रिक मोड ऑफ स्ट्रेचिंग। क्या है भैया? एसिमेट्रिक मोड ऑफ स्ट्रेचिंग। इसमें क्या होता है कि जो हमारा कार्बन एटम है वो भी मूव करने वाला है। किस तरीके से? अब सपोज देखो ये हमारे 2 ऑक्सीजन से, 2 हमारे ऑक्सीजन से अगर एक टाइम पे जो हमारे दोनों ऑक्सीजन से ये इधर साइड मूव करे, ये भी इधर मूव कर रहा है, ये भी इधर मूव कर रहा है, इस केस में जो हमारा कार्बन है वो उसके अपोजिट साइड में मूव करेगा। ये एक्सिस के अलोंग जो हमारा कार्बन है अगर वो एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है जो हमारे तो उसी टाइम पे सेम टाइम पे अगर हमारा कार्बन एक किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो जो हमारे ऑक्सीजन है दोनों ऑक्सीजन एटम उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। इसको एक बार इमेजिन करो, इसको एक बार इमेजिन करो। ये मेरी एक्सिस है, ठीक है, ये मेरी एक्सिस है, ये मेरा कार्बन है, ये मेरा कार्बन है। कार्बन अगर इधर मूव करता है, कार्बन अगर इधर मूव करता है, सपोज ये जो मेरा हाथ है, ठीक है, ये चीज है ऑक्सीजन एटम। क्या है भैया? ये चीज है ऑक्सीजन एटम। एक इधर ये है हमारा ऑक्सीजन एटम, ये दोनों हो गए क्या भैया? ऑक्सीजन एटम। यहां बीच में मैंने रख दिया कार्बन एटम। अब जब मैं कार्बन को इधर खिसकाऊंगा, जब मैं कार्बन को इधर साइड खिसकाऊंगा तो जो हमारे ऑक्सीजन है वो उधर जाएंगे। कहां भैया? और ये ऐसा, ये समझ में आया क्या? दोनों उधर अपोजिट मूव कर रहे हैं। क्या इतनी चीजें समझ में आई? गौर करो, इसको समझो ऑक्सीजन एटम्स, ये हो गया हमारा कार्बन एटम, ठीक है। कार्बन जब इधर मूव करेगा ऑक्सीजन उधर मूव करेगा, जब कार्बन उधर मूव करेगा ऑक्सीजन इधर मूव करेगा। क्या इतनी चीजें समझ में आई कि भाई ये कार्बन ऑक्सीजन का गेम क्या चल रहा है? अगर हमारा कार्बन किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करेगा तो जो हमारे ऑक्सीजन है वो उसी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली मूव करेंगे। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है। अब एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की बात करूं, इन दिस मोड ऑल द 3 एटम्स ऑसिलेट, तीनों एटम्स ऑसिलेट करने वाले हैं, बट ऑक्सीजन एटम्स
मूव्स इन वन डायरेक्शन, ऑक्सीजन जो एटम्स हैं वो एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एंड कार्बन एटम्स मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। ऑक्सीजन एटम्स जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसी के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा कार्बन एटम मूव कर रहा हो गया। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी, ये समझ में आ चुकी है। द मॉलिक्यूल्स हैव द हाईएस्ट एनर्जी इन दिस स्टेट। ये जो स्टेट होती है, इस स्टेट में मॉलिक्यूल्स के पास हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया, समझ में आ चुकी है। अब चलो अगला मोड देख लेते हैं। अगला मोड होता है हमारा भैया बेंडिंग मोड। बेंडिंग मोड का क्या सीन रहता है कि अगर सपोज ये हमारा कार्बन है, ये हमारा कार्बन है और ये हमारे ऑक्सीजन है। अब सेम टाइम में अगर मैं देखो बात करूं किस तरीके से इसको कैसे समझाऊं। देखो सपोज ये जो मेरी मुंडी, ये जो मेरा मुंडी, क्या क्या करना पड़ता है, ये जो मेरी मुंडी है ये है तुम्हारा कार्बन एटम, ठीक है, और ये है हमारे दोनों कौन से भैया? ऑक्सीजन एटम, ठीक है। अभी सोचो कि हमारे ऑक्सीजन एटम्स यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये चीज, हाँ जी भैया चलो दिख रहा है। अभी सोचो कि हमारे जो ऑक्सीजन एटम्स है यहाँ पे है। अब जब मैं कार्बन एटम को नीचे मूव कराऊंगा, जब मैं कार्बन एटम को नीचे मूव कराऊंगा, जो मेरे ऑक्सीजन एटम्स हैं वो ऊपर मूव करेंगे। किस तरीके से? अगर मैं अपने कार्बन एटम को नीचे मूव कराता हूं तो ऑक्सीजन कैसे ऊपर मूव करेगा? अगर मैं कार्बन को दोबारा ऊपर करता हूं तो ऑक्सीजन कहां? नीचे मूव कर रहा है। फिर से अगर ऑक्सीजन को ऊपर करूंगा, कार्बन नीचे। ये कुछ इस तरीके से। क्या इतनी चीज हमें समझ में आ रही कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है? हाँ जी, ये समझ में आ रहा है। चलो अब इसी चीज को थोड़ा इस पे देख लो कि अगर हम कार्बन को नीचे मूव करा रहे हैं तो हमारे दोनों ऑक्सीजन ऊपर मूव करेंगे। इस चीज को थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो कि अगर जो हमारा ऑक्सीजन है वो ऊपर मूव करेगा तो कार्बन हमारा नीचे मूव कर रहा होगा। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी, ये समझ में आ गई। इन दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑक्सीजन एटम्स एंड कार्बन एटम्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू मॉलिक्यूलर एक्सिस। वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर एक्सिस। अगर ये मॉलिक्यूलर एक्सिस है, ये एक मॉलिक्यूलर एक्सिस है, तो इसके परपेंडिकुलर ऑक्सीलेशन, इसके परपेंडिकुलर ऑसिलेशन ये दोनों एटम्स कर रहे होंगे। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी, ये समझ में आ चुकी है। इस चीज को नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो अब इतना नोट करने के बाद हम देख लेते हैं कि भैया इसकी वर्किंग किस तरीके से होती है। वर्किंग, ये डेफिनेशंस वगैरह देखने से पहले थोड़ा सा इसका डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले एनर्जी लेवल डायग्राम देखेंगे, किस तरीके से हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम काम कर रहा है। अब देखो बहुत ही ज्यादा गौर करके देखना। सबसे पहले हम क्या करते हैं भैया, ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन है जो कि कहां से आया है, जो कि कहां से आया भैया? हमारी जो डीसी पावर सप्लाई वहां से आया, ठीक है। जब हमने इस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक कराया अपने N2 एटम के साथ, है ना, जो हमारा मिक्सचर है, जो हमारी एक्टिव मीडियम है, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है भैया? CO2 प्रेजेंट है, Ne प्रेजेंट है, Ne प्रेजेंट है कि N2 प्रेजेंट है? N2 प्रेजेंट है, N2 प्रेजेंट है और He प्रेजेंट है। तीनों किस फॉर्म में, किस रेशियो में भैया? 1:2:3 वाले रेशियो में है ये तीनों, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रॉन जो रहेगा, जो बाहर का पंपिंग सोर्स की तरह एक्ट करेगा, वो क्या करेगा? N2 से जाके कोलाइड करेगा, N2 से जाके कोलाइड करेगा। कोलिजन के बाद क्या होगा? कोलिजन के बाद भैया जो हमारा N2 है, सपोज N2 के साथ कोलाइड किया, ठीक है, जो हमारा N2 है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। जैसे ये एक्साइटेड स्टेट में गया, जैसे ये एक्साइटेड स्टेट में गया, हमारा N2 एक्साइटेड स्टेट में वो जाके क्या करेगा? वो जाके CO2 से कोलाइड करेगा। किससे कोलाइड करेगा भैया? एक्टिव मीडियम में जो CO2 प्रेजेंट है उससे जाके कोलाइड करेगा। अब CO2 में जो मैंने मोड्स बोले थे, जो मैंने सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक और बेंडिंग मोड्स बोले थे, ये अलग अलग एनर्जी लेवल्स में प्रेजेंट होते हैं। हमारा कोई भी CO2 मॉलिक्यूल अगर इस एनर्जी लेवल पे है, जो कि एक मेटास्टेबल स्टेट है, जो कि एक मेटास्टेबल स्टेट है, ठीक है, ये वाली भी मेटास्टेबल स्टेट ही है, ये वाली भी मेटास्टेबल स्टेट ही है। यहां पे किसी भी मेटास्टेबल स्टेट पे, ये जो हमारी सबसे टॉप वाली मेटास्टेबल स्टेट है, यहां पे जब कोई भी कार्बन इलेक्ट्रॉन CO2 का जो मॉलिक्यूल है, एटम है, वो प्रेजेंट रहेगा, तो वहां पे वो कौन सा मोड ऑफ वाइब्रेशन शो कर रहा होगा भैया? एसिमेट्रिक मोड ऑफ वाइब्रेशन शो कर रहा होगा, ठीक है। अब यहां से 10⁻³ सेकेंड यहां पर रुकने के बाद वो क्या करेगा? वो दो और एनर्जी लेवल्स पे ट्रांजिट करेगा। एक एनर्जी लेवल पे जब ट्रांजिट करेगा तो वहां पे हमें मिलेगा भैया बेंडिंग मोड। कौन सा मिलेगा भैया? बेंडिंग मोड मिलेगा। और यहां होगा स्टिमुलेटेड एमिशन। क्या होगा भैया? स्टिमुलेटेड एमिशन। क्या होगा भैया? स्टिमुलेटेड एमिशन, ठीक है। और यहां पे भी सेम चीज होगी। तो जैसे ही ये एसिमेट्रिक वाला जो मोड है, ये जो एक्साइटेड स्टेट है, जो कि मेटास्टेबल स्टेट है, यहां से जैसे ही ट्रांजिशन होगा तो ये दो लेवल पे ट्रांजिशन होगा। कहां पे होगा भैया? दो लेवल पे ट्रांजिशन होगा। एक लेवल पे जो हमारा एटम है, जो हमारा मॉलिक्यूल है CO2 का, वो बेंडिंग मोड शो कर रहा होगा और दूसरी तरफ सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मोड शो कर रहा होगा, ठीक है। अब
ये वाले ट्रांजिशन में जो हमें फोटोन मिल रहा होगा, ये दोनों स्टिमुलेटेड एमिशन ये हुए हैं, तो ये हमें दोनों लेजर ही मिल रहे हैं। हमारा जो मेन लेजर एक्शन है वो इस वाले एनर्जी लेवल से हुआ है, इस वाले ट्रांजिशन से हुआ है। जो हमें मेन रेड कलर की लेजर लाइट मिलेगी वो यहां से मिलेगी, जो कि होगी कितनी भैया, 10 टू द पावर -6 माइक्रोमीटर की। कितनी? 10 टू द पावर -6 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ होगी हमारे लेजर की। क्या इतनी चीजें हमें समझ में आई? हाँ जी, ये समझ में आ गई। अब इस चीज को जो हमारा पोलराइजर लगा हुआ है, जो हमारे ब्रेस्टर विंडो लगा हुआ है, वो ब्लॉक कर देगा। ठीक है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये बस ट्रांजिशन अंदर ही अंदर हुआ है। ठीक है, अब हमें यहां तक इतनी चीज समझ में आ गई। पंपिंग सोर्स ने N2 से टकराया, N2 जाके CO2 से कोलाइड करता है, CO2 जाता है एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट के बाद स्टिमुलेटेड एमिशन करके दो एनर्जी लेवल्स में आता है अलग अलग। एक में हम सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मोड शो कर रहे हैं, दूसरे में जो कार्बन जो CO2 मॉलिक्यूल रहेगा वो बेंडिंग मोड शो कर रहा होगा। उसके बाद ये वाला एक ट्रांजिशन होता है जो कि स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है। ठीक है, ये दो ट्रांजिशन होते हैं जो कि स्पॉन्टेनियस एमिशन होते हैं। ये भी एक मेटास्टेबल स्टेट होती है, ये भी एक मेटास्टेबल स्टेट होती है, जहां पे मॉलिक्यूल्स आके इकट्ठा हो जाते हैं। क्या होते हैं भैया? जहां पे मॉलिक्यूल्स आके इकट्ठा हो जाते हैं, ये मॉलिक्यूल्स हमारे यहां पे इकट्ठा हो गए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया He का काम क्या है? He का काम क्या है? जब ये पूरी प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा हीट को वो करती है, रिलीज करती है। और जो हमारा He है, जो हमारा हीलियम मॉलिक्यूल है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पता नहीं, चलो हो गया, मतलब समझ लेना कि जो हमारा हीलियम मॉलिक्यूल है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा थर्मल कंडक्टर होता है। तो यहां से जितनी भी हीट निकल के आ रही होगी वो सब कहां होगी भैया? He एब्जॉर्ब कर लेगा। कुल मिला के ऐसा समझ सकते हैं कि ये कूलिंग मीडियम की तरह एक्ट करेगा। किसकी तरह एक्ट करेगा भैया? कूलिंग मीडियम की तरह एक्ट करेगा। तो हमें समझ में आ गया N2 का रोल क्या है एक्साइटेशन में, CO2 हमारा मेन लेजर मीडियम होता है, मतलब लेजर एक्शन परफॉर्म करता है, और He का रोल हमें समझ में आ गया कि भैया हमारा हीलियम क्या करता है। और जैसे ही ये पूरी एनर्जी हमने He को ट्रांसफर करी तो क्या होता है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डीएक्साइट कर जाते हैं और ग्राउंड स्टेट पे दोबारा आ जाते हैं, और ये प्रोसेस दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाती है। क्या इतनी चीजें हमें समझ में आई? क्या क्या हुआ? एक बार और फिर से रिपीट करो। हमने एक पावर सप्लाई दी जो कि डीसी पावर सप्लाई है। ठीक है, वो जाके हमारा N2 से कोलाइड करता है, N2 जाता है एक्साइटेड स्टेट में, N2 जाके एक्साइटेड स्टेट में जो N2 रखा हुआ है वो जाके CO2 से कोलाइड करता है, CO2 जाता है अपनी मेटास्टेबल स्टेट में जो कि हाईएस्ट स्टेट है। ठीक है, वहां से वो दो ट्रांजिशन करता है। कौन कौन से भैया? एक 10 टू द पावर -3 माइक्रोमीटर का, और एक करता है हमारा 9.6 माइक्रोमीटर का। अब ये दोनों ट्रांजिशंस में हमारे लिए कौन सा जरूरी है भैया? 10 टू द पावर -6 वाला। कौन सा जरूरी है भैया? 10 टू द पावर -6 वाला। यहां से ये दोनों फिर से ट्रांजिशन करेंगे और हमारी जो इंटरमीडिएट लेवल है वहां पे आके रुक जाएंगे। अब इंटरमीडिएट लेवल पे जब इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है तो हमारा CO2 मॉलिक्यूल जो इस स्टेट में अभी एक्साइटेड है वो क्या करेगा? He से जाके कोलाइड करेगा, हीलियम से जाके कोलाइड करेगा, अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, जो भी हीट प्रोड्यूस हुई है वो जाके यहाँ He के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगी, और जो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे के सारे वापस से ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। क्या इतनी चीज में समझ में आई कि किस तरीके से हमें ये लेजर बीम मिल पाई? हाँ जी, ये समझ में आ गया। अब इतना प्रोसेस समझने के बाद अब देखो कि ये डेफिनेशंस क्या लिखी हुई है। रुको, इसको मैं नोट करवा दूंगा, अभी रुको। डेफिनेशंस का भैया, चलो वर्किंग प्रिंसिपल देख लिया। अभी हमें उतना समझ में आ गया कि एनर्जी लेवल डायग्राम किस तरीके से काम कर रहा है। अब थोड़ा वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं। सबसे पहले गैस मिक्सचर तो हमें पता ही है भैया, गैस मिक्सचर क्या क्या होने वाला है। रुको, इसको लाल पीला हरा नीला कर लेते हैं। गैस मिक्सचर हमारा क्या होने वाला है भैया? CO2, N2 और He होने वाला है इन द रेशियो ऑफ 1, 2 और 3। क्या भैया? The laser tube is filled with a mixture of CO2, N2, He gas in the ratio of 1, 2 and 3 at low pressure. लो प्रेशर पे ये तीनों गैस भरी हुई होती हैं। दूसरा, ऑप्टिकल रेजोनेटर आपको पता ही है क्या होता है। तीसरी चीज, एक्टिव मीडियम आपको पता ही है क्या होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। अब इसी एक्टिव मीडियम में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होता है? जो हमारा N2 है वो क्या करता है भैया? एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है भैया? एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। क्या इतनी चीजें हमें समझ में आई? हाँ जी भैया, समझ में आ गई। और यही जो प्रोसेस है, यही पॉपुलेशन इन्वर्जन को अंजाम देती है। अगला क्या लिखा हुआ है? सॉरी, उस चीज को नोट कर लो यार तुम। चलो इस चीज को नोट करो। इतना नोट करने के बाद अब देखो कि भाई साहब जो हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन है वो होगा। इतनी प्रोसेस होने के बाद जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे एक्टिव मीडियम में, हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा। इसमें वही सारी चीजें लिखी हुई हैं, एक्साइटेड नाइट्रोजन एटम्स, ये सब नोट कर लेना। कोलाइड विथ
कार्बन डाइऑक्साइड एटम्स। तो यही वो सारी चीजें लिखी हुई है कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद स्टिमुलेटेड एमिशन होता है, दो एनर्जी लेवल्स के बीच में होता है, ठीक है। दो एनर्जी लेवल्स में स्टिमुलेटेड एमिशन होता है और जो फोटॉन्स को एमिट करते हैं कौन कौन से भैया, एक 10.6 माइक्रोमीटर का था और एक 9.6 माइक्रोमीटर का था, जिसमें से इसको बर्खास्त कर दिया और ये वाला हमारा मेन लेजर मीडियम होता है। अब उसके बाद दिस एमिटेड फोटॉन स्टिमुलेटेड अदर एक्साइटेड CO2 एटम्स, ये सारी चीजें वही है जो एम्प्लीफिकेशन ऑफ लाइट वगैरह करती हैं। स्टिमुलेटेड प्रोसेस ही बताया जा रहा है, इस चीज को भी नोट ही कर लो यार, चलो इस चीज को नोट करो। इतना नोट करने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा क्या है, ऑप्टिकल फीडबैक मिल जाता है। जब स्टिमुलेटेड एमिशन हमारा एनर्जी लेवल्स में होता है, जब हमें 10.6 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ की लेजर लाइट मिलती है तो हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन होता है और हमें ऑप्टिकल फीडबैक मिलता है। ऑप्टिकल फीडबैक क्या है भैया, ऑप्टिकल फीडबैक क्या है कि दो मिरर्स के बीच में, जो हमारे रिफ्लेक्टिव मिरर्स हैं, कॉनकेव है इस केस में, उनके बीच में बैक एंड फोर्थ लाइट बाउंस बैक करती है और सेम अलाइनमेंट के साथ ये जो प्रोसेस होती है ना बाउंस बैक की, मैंने क्या बताया था कि ये लाइट को थोड़ा एम्पलीफाई कर देती है, ठीक है, और यहां से कोहेरेंट और ज्यादा फोकस्ड बीम ऑफ लाइट हमें मिल जाती है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? और लास्ट में हमें लेजर आउटपुट मिल जाता है, ठीक है, लेजर आउटपुट मिल जाता है जो कि पहले तो ब्रेविस्टर विंडोज से पास होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे कॉनकेव जो हमारे पार्शियली रिफ्लेक्टिव है, ठीक है, उससे पास होता है और हमें अपना लेजर मिल जाता है, जो लेजर आउटपुट रहता है वो कैसा रहता है भैया, कोहेरेंट रहता है, मोनोक्रोमेटिक रहता है और रेड कलर की बीम ऑफ लाइट रहती है, जिसकी वेवलेंथ कितनी रहती है भैया, 10,600 नैनोमीटर, जो कि होता है कितना भैया, 10.6 माइक्रोमीटर। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है। चलो अब इस चीज को नोट कर लो। उसके बाद आगे क्या है, आगे यही ये डायग्राम मैंने समझाई दिया, इस चीज को नोट कर लो। लास्ट में आता है भैया हमारा धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक सुनने के लिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अब क्या करोगे भैया, अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, एक एक कमेंट को मैं देखने की कोशिश करूंगा, सारे डाउट्स जाके हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, ठीक है। यहाँ पे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, लेकिन जो आपकी प्रॉब्लम है या छोटे मोटे जो चुटर पुटर डाउट्स रह जाते हैं ना, अगर आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जाके बता देना। अब इसमें कुछ और भी चीजें हो सकती है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अंतर्यामी तो हूं, मैं भी इंसान। अगर कोई भी चीज ऐसी लगती है कि हाँ ये इंप्रूव हो सकता है, या फिर ये थोड़ा सा सर ने हल्के में कर दिया, या XYZ जो भी चीज समझ में आ रही, एक प्रॉपर फीडबैक मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। क्या तुम और ज्यादा समझना चाहते हो, क्या और चीजें मैं इंक्लूड करूं? अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो जाके कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अब गैसियस लेजर्स यहां से हमारा खत्म होता है। अगले वीडियो से हमारे सॉलिड स्टेट लेजर्स आ जाएंगे। कौन कौन से भैया, एक हमारा रूबी लेजर रहता है और एक हमारा ND आग लेजर रहता है। दोनों, एक रूबी तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ND आग भी मैं पढ़ाऊंगा, उसको पढ़ के चले जाना। अब क्योंकि आजकल RGP भी थोड़ा पगलाया हुआ है, पता नहीं कब तुम्हारा क्या बदल दे, तो हो सकता है कि ND आग लेजर ही आ जाए इस बार एग्जाम में, तो उस चीज को जरूर समझ के जाना। और देखो यार वीडियो में बहुत ज्यादा सिंपलिस्टिक रख रहा हूँ, ठीक है, तो ज्यादा क्लटर नहीं कर रहा हूँ, क्लटर बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, और एक फ्लो में लेके चल रहा हूँ हर चीज को, तो उसी फ्लो में पढ़ोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। जितनी भी चीजें लिखवा रहा हूँ उसको नोट जरूर कर लेना, सारी चीजें अगर मैं जो बोल रहा हूँ अगर वो भी नोट कर सकते हो तो नोट कर लेना, ताकि एग्जाम के टाइम पे, अगर एग्जाम से पहले वीडियो देख रहे हो, एग्जाम के टाइम पे तुम्हें सिर्फ पन्ने पलटाने होंगे, दोबारा वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। चलो अब इस चीज को हम यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।